बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नायला अली। नाज़रीन, आज कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि सऊदी अरब ने हमारे फॉरेन रिजर्व्स के लिए $2 अरब दिए हैं। उम्मीद है कि मुआशी मामलात जो हैं वो बेहतरी की तरफ जाएंगे। इसके अलावा वफाकी काबीना के इजलास में पंजाब इंतखाबात फंड्स की फराहमी से मुतल्लिक समरी पार्लियामेंट को रेफर कर दी गई है। दूसरी जानिब इमरान खान साहब कहते हैं कि हुकूमत का इरादा है कि ईद की छुट्टियों में जमाम पार्क में दोबारा ऑपरेशन की जाए। इस समेत दिन भर जो हम मौजूआत रहे उन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको भी नजर। डॉक्टर साहब, बज़ाहिर एक तासुर ये आ रहा है कि पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट का जो कल का फैसला है वो मामलात को जो है वो तसादुम की तरफ कहीं ले जाता नजर आ रहा है। आप क्या समझते हैं कि क्या ये मामलात किसी तरह से अफ़ाम तफ़हीम की तरफ जाएंगे या मजीद खराब हो? जी, मुल्क के लिए तो अच्छे नहीं है किसी भी तरह, और ये बड़ी बदकिस्मती है कि कल ये फैसला होना है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपने हुक्म पे अमल दरामद करवा सकती है, या ये कि उनका जो हुक्म है उसके ऊपर जो पार्लियामेंट की तरफ से हुआ, उन्होंने हुक्म दिया, फिर उसके बाद वो पहले ये हुआ कि उसको एक कमेटी में वो पेश हुआ, फिर उसके बाद वो काबीना में मंजूर हो गया, फिर उसके बाद पार्लियामेंट में चला गया, पार्लियामेंट से मुस्तरद हो गया। अच्छा, ये बड़े अफसोसनाक लम्हात है। हमारी जो पार्लियामान है, मौजूदा पार्लियामान को आप छोड़ दें, पार्लियामानी जमहूरियत में हम रहते हैं, इस मौजूदा किस्से को बिल्कुल साइड पर कर दें कि क्या जजिस में क्या इख्तलाफ है या तकसीम है या उधर क्या, उसको छोड़ दें आप, या पार्लियामेंट कितनी बड़ी है कितनी छोटी है, क्या है उसकी है, आप एक मजमूई ज़रा एक जायज़ा लें। हम एक पार्लियामानी जमहूरियत में रहते हैं, और पार्लियामानी जमहूरियत ना हो तो फिर सदारती निज़ाम होता है मुल्कों में। सदारती निज़ाम ना हो तो कहीं कोई खिलाफत है, कहीं कोई डिक्टेटरशिप है, कहीं कोई मार्शल्ला है, यही है ना 4-5 तरीके जो हैं। लेकिन इस पूरे किस्से को आप एक तरफ रख के सिर्फ एक दो बातें छोड़ जो मैं, वो ये है कि अवाम की नुमाइंदगी पार्लियामान में होती है। अब वो पार्लियामान चाहे वो अमेरिका में जहाँ सदारती निज़ाम है तो भी उनके हाउस है, एक सिस्टम बना हुआ है। बरतानिया में क्वीन भी हैं लेकिन प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है, क्वीन के तो इख्तियारात नहीं है, कि किंग के, सॉरी। और पार्लियामान मतलब कोई निज़ाम, एक सिस्टम है। अब फर्ज करें कि एक पार्लियामेंट किसी भी मुल्क की, और वो अवाम की नुमाइंदा भी है, और उसको कानून बनाने का मुकम्मल इख्तियार है। अब फर्ज करें कि पाकिस्तान को हम लें, तो पाकिस्तान में मैंने आपसे कहा ना कि इस सिनेरियो को छोड़ दें, सिर्फ पार्लियामेंट पे आ जाएं। पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट है उसमें अभी मुझे नहीं पता कितने उसमें अरकान हैं, 100 कुछ या जो भी जितने भी हैं, फर्ज करें सादा अक्सरियत भी नहीं बल्कि 2/3, दो तिहाई भी नहीं बल्कि मुकम्मल पार्लियामेंट एक कानून पास कर दे, और वो कानून ये हो कि कल से सड़क पे असला उठा के गोली मारना कानूनी है, जायज है। अब क्या होगा? कानून मंजूर हो गया, अवामी नुमाइंदे, वो जाएगा सदर के पास, सदर उस पर एतराज लगाएं या ना लगाएं, वापस भेज दें, फिर जाए, फिर वो कानून बन गया। यानी ये तय हो गया कि कल से सड़क पे गोली मारना एक कानून है। एक कानून हो जाए कि जी कल से रिश्वत, कल से अगवाकारी, कानून है ना, कानून हो गया, पास हो गया, और अदालतों को अंदर नहीं आना किसी सूरत। ये मैं बात अब कर रहा हूं प्रॉपर एक पार्लियामान के नुक्ता नजर से। एक कानून पास हो गया ना, हो गया, मंजूर हो गया कानून, में अदालत को अब रखते हैं साइड पे, बिल्कुल। अब मुझे बताएं कि उसके बाद अगर उसके ऊपर कोई चेक नहीं होगा तो मुल्क कैसे चलेगा? कानून बन गया है, क्या लोग गोलियां मार रहे होंगे सुबह एक दूसरे को? क्या कत्ल कर रहे होंगे? आप कहां जाएंगे? आप वो कहेंगे जी कानून ने पार्लियामेंट ने पास किया, अदालतों को तो आना नहीं चाहिए भी, अदालतें क्यों हैं?
अदालतें जो फैसला कर रही हैं वो फैसला कर रही हैं उन कवानीन के तहत जो कि पार्लियामेंट ने मंजूर किए। और अब यहां पे मसला ये कि अदालतों ने भी जन्म लिया हुआ है पार्लियामान में मंजूर शुदा आइन से। जो आइन मंजूर हुआ 1973 का, उसी में आर्टिकल्स होते हैं ना, उस आर्टिकल के तहत, उस आर्टिकल उसी में अदालत भी है, जहां सब जाके फंसे हुए हैं कि कौन से आर्टिकल में किसके तहत। और एक बात जो यहां पे होती है वो ये है कि उस पार्लियामान ने ही जन्म दिया है, उस ये बनाया है उस आइन को जिस आइन ने फिर अदालतें बनाई हैं। और उसी के तहत ब्यूरोक्रेसी है, अवाम है, उसी के तहत जो है वो अफवाज पाकिस्तान का किरदार है, उस आइन के तहत है ना। अब आप मुझे ये बताएं कि और वो जो है वो आइन सुप्रीम है। अब आइन जो है वो अदालत को, अगर उसके तहत अदालत जन्म लेती है तो क्या उस आइन के तहत उस अदारे को खत्म भी कर सकती है, ऊपर नीचे भी हो सकती है। एक मां अपने बच्चे को पैदा करती है, क्या वो उसे कत्ल कर सकती है? क्या वो अदालत के सामने जाके कह सकती है कि ये मेरा बेटा था, मैंने तो इसको पैदा किया था, तो मैं इसको कत्ल कर दिया, मैंने, तो आप कौन थे पूछने वाले मुझसे? नहीं। या शायद हां, अगर कोई इस दलील से, वो कहेंगे कि आपको पैदा करने का हक था, कत्ल करने का हक नहीं था। ये लॉजिक नहीं है कि चूंकि मैंने पैदा किया था इसलिए मैंने कत्ल कर दिया। तो दूसरी दलील ये उठती है। तीसरी दलील ये है कि पार्लियामेंट बहरहाल सुप्रीम है, क्योंकि अवाम की नुमाइंदगी पार्लियामेंट ही करती है, और हम अपने लोगों को चुनते हैं, उनको वोट देते हैं, और उम्मीद लगाते हैं अपने कायदीन से कि वो हमारे लिए कानून साजी करें, जैसे तमाम मुल्कों में होती है। सवाल यह है कि क्या हमारी अदालतों में वो फैसले हो रहे हैं जो कि अवाम को 100% नहीं, 90% भी नहीं, 70%, 60%, 40% इंसाफ फराहम कर रहे हैं? कानून किसी को नहीं चाहिए, इंसाफ चाहिए। बिल्कुल ऐसे। वो जो एक है ना, वो जो कानून अंधा होता है, वो पट्टी बंधी हुई, वो खड़ी हुई है देवी, हाथ में उसके, एक हाथ में तराजू है, दूसरे हाथ में क्या है उसके? तलवार। बात यह है कि कानून किसी को नहीं चाहिए, इंसाफ चाहिए, और कानून ऐसे बनने चाहिए जिनसे इंसाफ, ठीक है ना। कानून के तहत आप सड़क के ऊपर कौन सी लेन में चलना है, मोटरवे पे कितनी स्पीड होनी चाहिए, ये कानून है ना। लेकिन उन कानून, वो कवानीन बन रहे हैं इंसाफ के लिए, एक्सीडेंट ना हो जाए कहीं, कहीं कोई बच्चा, कहीं कोई सीट बेल्ट बांधनी है, तो क्या करना है, ये कवानीन बन रहे हैं अवाम के लोगों के लिए। तो वो बात भी। अब मुझे ये बताएं कि उसमें जो है वो ये कितने कवानीन ऐसे हैं जो पार्लियामेंट में अवाम के लिए बन रहे हैं? इस पार्लियामेंट का जिक्र नहीं हो रहा, हमेशा 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 हमेशा, इससे पिछली पार्लियामेंट, उससे पिछली पार्लियामेंट, आप पूरा ही निकालें और ये देखें कि जब लड़ाई झगड़ा मारपीट हो रही होती है तो वो क्या जातियात का इश्यू होता है या वो आइन की बालादस्ती होती है? चाहे वो 2007 हो, चाहे 1997 हो, चाहे वो भुट्टो साहब की फांसी का वाकया हो, क्या वो जातियात हैं, अपने इश्यूज हैं, या उनसे कोई अवाम का ताल्लुक है? और इस वक्त भी जो कुछ हो रहा है, क्या वो पर्सनल ईगोज हैं, जाती इश्यूज हैं, या उससे कोई अवाम का ताल्लुक है? ये सवाल कल ढूंढना है। अदालत बहरहाल सुप्रीम है, अगर मार्शल लॉ भी लग जाए मुल्क में तो भी अदालतें रहती हैं, चाहे वो फौजी अदालतें क्यों ना हो। अदालत, क्योंकि आप किसी भी जगह, ये जो इवन आप सोचें कि वो बनाना रिपब्लिक्स है ना, जहां खाना जंगी हो रही है इस वक्त, सूडान में लड़ाई, किसी को नहीं पता कौन जनरल हमदान ने जीतना है, क्या जो है वो हमीती जनरल, या उन्होंने, या बुरहान ने जीतना है।
लड़ाई तेज हो गई है। लेकिन अगर मेरे पास उनकी सूडान की इन हालात में भी एक अदालत का पर्चा होगा ना हाथ में, एक पासपोर्ट होगा, एक लोग फंस गए हैं ना सूडान के, बहुत सारे लोग सऊदी अरेबिया में आए थे और वो उनको सऊदी अरेबिया में वापस नहीं जा पा रहे, तो वहां पर उनको सऊदी हुकूमत ने पूरा शेल्टर, उनका ख्याल रखा जा रहा है। लेकिन वो एक पर्चा जो है ना कि जी उस मुल्क में मुकम्मल कोलैप्स हो रहा है मुल्क, लेकिन एक अदालत का एक कानूनी पर्चा जरूर है उनके पास, शनाख्त है, कोई ना कोई तस्वीर है, कोई ना कोई कि वाकई सूडान से आए हैं। इस जंग में, इस लड़ाई में जो ईगोस की लड़ाई है, जिसका बदकिस्मती के साथ कल या परसों या 1-2 दिन के बाद एक सिलसिला आने वाला है सामने, वहां यह सवाल तय होगा हमेशा के लिए कि अदालत अपने हुक्म के ऊपर अमल दरामद करवा सकते। इस सिचुएशन को छोड़ें, लेकिन एक बहुत ब्रॉडर, एक होता है ना वसी, सुबह फलाने आदमी को सजाए मौत दे दी जाए और आगे से वो जो जल्लाद है वो जेलर से पूछ रहा है और जेलर जो है वो जवाब दे रहा है कि जी वो ऐसा है कि रस्सी के लिए जो पैसे चाहिए थे वो पैसे तो वो जिला नाजिम अप्रूव करेगा, जिला नाजिम के बाद वो कौमी सूबाई असेंबली में जाएगा, सूबाई असेंबली वहां जाएगा। अदालत क्या अपने फैसले पे अमल दरामद करवाती है या नहीं, वो बात की बात है। बेंच है, ये है, वो सारी बात। और दूसरी तरफ ये जो नुक्ता नजर है पार्लियामेंट का, वो भी वजन है उसमें कि हर बात पे आप सुमोटो क्यों लेते हैं, इसका कोई तरीकाकार होना चाहिए। हमारी तो दुआ पहले दिन से थी कि काश और अब भी है कि ये इसकी कोई मंतक समझ में आए कि कौन से मामलात पे सुमोटो होता है और कौन से मामलात पे नहीं होता। मतलब कौन से मामलात हैं, मतलब 500 आदमी मर गए, सुमोटो नहीं हो रहा, एक कोई छोटा सा वाकया सुमोटो हो गया। इसका कोई असूल होने चाहिए ना, सुमोटो कैसे, या मुशावरत हो या कोई, तो वो बात अपनी जगह मुकम्मल दलाइल, दोनों तरफ से दलाइल आप सुनेंगे ना, मतलब कभी कभी होता है दोनों तरफ से आपको बात में वजन नजर आता है, मतलब सुमोटो। और फिर अगर इसमें फुल कोर्ट बेंच या मीटिंग या मामलात आपस में रफा दफा हो जाते, या ये तासुर लोगों में जो कवितर हो गया है कि ये एक बेंच इधर एक बेंच, ये तो अदारों के लिए नुकसानदेह है। तो एक कदम पीछे, 2 कदम, कई जज साहिबान रिटायर्ड वकला भी आए दरमियान में, लेकिन ये बदकिस्मती से खलीज बढ़ती चली गई। और अब तो, लेकिन अब मसला ये कि जो भी है बेंच, उसका एक फैसला है और फैसला हो चुका है। तो अब इसमें कैसे हमारे सियासतदान और जो है वो कि अच्छा उधर वो ट्रक की बत्ती है, सिराजुल हक साहब इंतहाई काबिल एहतराम है, वो एपीसी को छोड़ देना, वो तो हमारे इंतहाई अच्छे प्यारे भाई मोहम्मद अली दुरानी साहब आए थे चंद माह पहले, याद है, चंद साल पहले, कोई याद हो किसी को, शहबाज शरीफ साहब से, इमरान खान से मिले थे, ताल्लुक हट गए थे साइड पे, क्योंकि इतनी उस वक्त, अब तो बिल्कुल ही वो आप कह रहे हैं चाकू छुरियां लेके सामने आए नहीं। तो अगर सियासी शख्सियात अपने मसाइल सियासत से ही आप बहुत आगे चला गया, जातियात पे चले गए मामला, तो फिर इसका सोल्यूशन क्या है? मैं सोल्यूशन तो कल तक आ जाएगा। ये सवालात हमारे लिए भी बड़े जरूरी हैं कि कहां पर सुमोटो लिया जाता है, कानून साजी अगर होती है तो अदालत ने कहां पे दाखिल होना है, कहां दाखिल नहीं होना, इख्तियारात किसके। ये डिबेट हुई है, इसकी बुराई भी है, लेकिन इसमें से कुछ बेहतर ही निकलेगा ना। डिस्कशन तो हुआ है ना, कम से कम एक डिस्कशन तो हो रहा है ना। और वो मुंतखब नुमाइंदे हैं, वो कौन सी कानून साजी कर सकते हैं, क्या वो ये कानून साजी कर सकते हैं? वो कहेंगे कि अच्छा जी इसको तो फिर अदालत कर सकती है फलाने आर्टिकल्स के तहत, आर्टिकल 7, आर्टिकल 6 के तहत, तो फिर अदालत ही करेगी ना। अगर उन्होंने कानून साजी कर दी कि गोली मारना जायज है, तो इसको स्ट्राइक डाउन कौन करेगा? अदालत। तो फिर वही सवाल उठ सकता है कि अदालत उनकी डोमेन। इसको, इस पूरे रौले रप्पे को कहीं पर मैंने पूछा बहुत से लोगों से, मैंने कहा जी आज सारे कई वकला से मेरी बात की हुकूमत की तरफ से, मैंने कहा जी ऐसा कानून पास हो गया, वो कहते हैं अदालत के पास इख्तियार है। मैंने कहा जी आप तो कह रहे हैं अदालत हमारी डोमेन में दाखिल ना हो जी। तो अगर गोली मारने और ये जो अगवा करने का कानून फर्ज करें, मैं हाइपोथेटिकल इंतहाई फर्जी बात कि अगर फर्ज करे पास हो जाए तो क्या अदालत? तो वो कहते हैं हाँ वो आर्टिकल 7, आर्टिकल 6। मैंने कहा फिर अदालत आएगी, आ गई ना फिर। तो मतलब इशू ये है कि हमें ये मामला हल करने हैं और फौरन हल करने हैं, क्योंकि रियासत ये अरगमाल बनी हुई है इस वक्त। कल तक देखते हैं कि कुछ में बेहतरी आती है, सामने नहीं आती। नवाज शरीफ साहब का आज एक बयान उन्होंने दुनिया अखबार में, मैं उसको कोट कर देता हूँ, एक उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है सलमान गनी साहब, इंतहाई हमारे काबिल एहतराम, और उन्होंने कहा है कि असल मसला मेरी वापसी नहीं बल्कि मईशत की बहाली है। हाँ। ठीक है।
मेरा ख्याल तो ये था कि शायद नवाज शरीफ साहब की वापसी इस वक्त प्रायोरिटी होनी चाहिए, उनकी भी और उनकी पार्टी की भी और हुकूमत की भी, ताकि वो वापस आए। लेकिन वही कह रहे हैं कि मेरी वापसी मसला ही नहीं है बल्कि मईशत की बहाली है। तो अब इससे मैं आगे इस पर कोई तबसरा नहीं करना चाहता। मेरा ख्याल ये था कि नवाज शरीफ साहब फौरी तौर पे उनकी वापसी एक इशू होना चाहिए इस हुकूमत के लिए, जो कल भी मैं बात कर रहा था, परसों भी कर रहा था। तो वो शायद वापस नहीं आ रहे इशू, उन्होंने बात कह दिया कि वापसी इशू नहीं है। और खान साहब ने, डॉक्टर साहब खान साहब ने आज कहा है कि हो सकता है कि ईद के दिनों में खदशे का इजहार किया है कि वो तो जमान ईद पार्क से अभी में कल का दिन तो ऑपरेशन गुजरा, ईद पे बात करेंगे ना। फिर अभी तो मैं आपसे कह रहा हूं कि जरा खान साहब अभी हम कब डिस्कस करें ना। अभी तो मैं ये सिर्फ कह रहा हूं कि वापस नहीं आ रहे नवाज शरीफ साहब, इसका मतलब है। तो मुझे ये बताएं कि फिर इस पूरी हुकूमत का ये क्या था, ये बिल क्या था? इसमें तो कंडीशन ही वही, एक ही तो कंडीशन थी आखिरी कि नवाज शरीफ साहब को और जहांगीर तरीन साहब को रिलीफ दिलवाना है। अगर वो नहीं हो रहा और इसमें हजारों का तसादुम हो गया या इसमें कोई कंटेम्प्ट लग गई किसी पे, क्या हुआ? तो फिर वही वाली बात जो कल एक किस्सा सुनाया था, भाई लोग गैंगस्टर्स दो, एक वो दी थी, मिसाल देके बात की थी। तो अब इसमें यह है कि इसमें अब एक तो बात ये हो गई, दूसरा यह है कि ये जो इशू है ये तलखी की तरफ जा रहा है। इमरान खान साहब ने बाहर सूरत उनको इलेक्शन चाहिए, लेकिन अब वो खुद कह रहे हैं कि 14 मई को इलेक्शन मुश्किल है और मुज़ाकरात ईद के बाद अगर होते हैं तो फिर ईद के बाद मुज़ाकरात, तो फिर उसमें तारीख दिन कितने रह गए हैं? तो उनको इलेक्शन चाहिए और फौरन चाहिए, और हुकूमत को इलेक्शंस नहीं चाहिए और ता वक्त सानी या टिल फर्दर ऑर्डर्स नहीं चाहिए जब तक देखें ना उसको क्या बात की जाए। लेकिन पीपल्स पार्टी तैयार है, लेकिन पीपल्स पार्टी तैयार नहीं भी है। अच्छा, आज उनके एक रुकन ने ये बात की, मैं यहां पर क्या जुमला इस्तेमाल करूं, जब मीटिंग हो रही थी मुल्क के एक अदारे के जो जहां से तनाज़ा चल रहा है, उन्होंने कहा इनको गिरफ्तार कर लेना चाहिए, हुकूमत को चाहिए। चलो शहबाज शरीफ, कदम बढ़ाओ शहबाज शरीफ। अब कल ये फैसला होगा कि काबीना का फैसला, ऐसे ये भी वही हुआ है ना, कलीमुल्लाह से सलीमुल्लाह। हुकूमत ने भी वही स्ट्रेटेजी अपनाई ना, उधर से उधर, उधर से उधर, हम तो थे, ये थे, उधर उधर टुक टुक करके उन्होंने। और कल बार काउंसिल यौम सियाह मनाने का ऐलान कर दिया। क्यों भाई? क्या पहले से पता है? उन्होंने भी एहतजाज का ऐलान, वो भी तैयार है, वो भी तैयार है, ठीक है। हम कोने पे, हमें फारिग करके हम पॉपकॉर्न खा रहे हैं बैठे हुए, हम अफ्तार के बाद जाहिर है हमें साइड पे बिठा दिए। तो देखिए कल क्या होता है सामने। लेकिन ये कि मुल्क का नुकसान इसमें हो रहा है, मुल्क का भी नुकसान हो रहा है, और ये इसमें से हम निकल जाएंगे इंशाल्लाह, इस बुरान से निकल जाएंगे, बड़े बड़े बुरानों से निकलेंगे। ये तो मैनमेड क्राइसिस है, ठीक है, इससे निकल जाएंगे इंशाल्लाह ताला। और एक बात मैं आपको बताऊं कि जो मैं कह रहा हूं ना कि तेज हो गए हैं वाकयात, ये वाकयात जो तेजी आपको नजर आ रही है ना इवेंट्स की, ये नॉर्मल नहीं है। क्यों नॉर्मल नहीं है? क्योंकि दुनिया और खित्ते के वाकयात नॉर्मल नहीं है, और चूंकि वो नॉर्मल नहीं है तो पाकिस्तान पे प्रेशर आ रहा है बतौर रियासत कि आप एक मिनट जरा इधर क्या हो रहा है। आज शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि 2 अरब और 1 अरब वहां से मिल गई। हाँ, मैंने चेक किया तो उधर मुबादला के ज़खायर में नहीं थे। शायद कोई ईमेल हुई है या उनको यकीन दहानी कराई गई है, क्या कुछ हो, अब हो जाए तो हो जाए, नहीं हो तो क्या, हम क्या बात कर सकते हैं? अल्लाह खैर करे सर। अच्छा, वो IMF का, लेकिन वो जो गैप बढ़ गया है वो अपनी जगह कंडीशन मौजूद है IMF की, वो चिक चिक चल रही है मुसलसल। तो अब उसको जब आ जाएंगे, जब कुछ हो जाएगा, कुछ महंगाई, कुछ मतलब कुछ पता चलेगा, तो फिर उसके बाद ही उधर इमरान खान साहब जो है। अच्छा, मैंने कहा ना ये उस हम दर देखते हैं कि कल क्या होता है, फिर उसके बाद डिस्कस करते हैं कि खान साहब की क्या स्ट्रेटजी होती है, इनकी स्ट्रेटजी को अदालत कैसे लेती है। लेकिन ये बड़ा बहरान खड़ा है, फिर आईनी बहरान खड़ा है। 73 का आइन बनने के पता नहीं कितने 50 साल की गोल्डन जुबली के मौके पे ये तय नहीं हो पा रहा कि किसका कितना इख्तियार है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट को डोमेन इख्तियार नहीं है कि हमारे डोमेन में वो कदम रखे आए। तो सवाल ये है कि फिर अहल और नाहल कौन करार देगा? फिर सजाएं कौन देगा? कोई ना कोई अदालत तो होगी। इस अदालत को छोड़ दें, इस अदालत को छोड़ दें ना, एक अदालत है ना, मैंने कहा इस अदालत को, इस बेंच को छोड़ें। एक अदालत है, एक पार्लियामेंट है, एक मतलब इनमें से कैसे होगा? आप बात आगे कैसे चलेगी? किसका क्या इख्तियार है? ये कैसे तय होगा? डॉक्टर साहब, इस तरह के बयानात से क्या आपको नहीं लगता कि मजीद जो मामलात हैं वो खराबी की तरफ मेरा ख्याल है कि इसमें देखें, बस अब देखते हैं ना, कल देखते हैं क्या होता है। सही, ठीक है, ठीक। अच्छा, इसमें दूसरी जो बात मैं जो बात कह रहा हूं ना कि
बहुत प्रेशर पाकिस्तान पे आ गया, बहुत प्रेशर आ रहा है बाहर से। अंदर तो अवाम ये जो मामलात हैं ना, जो महंगाई और बेरोजगारी, और कराची में दोबारा इतलात आ रही हैं सिंध में कि कोई दहशतगर्दी, ये पूरे मुल्क में, अल्लाह खैर पूरे मुल्क में। इस्लामाबाद में भी रेंजर्स को 6 महीने और रखने का कहा है हुकूमत ने, 6 महीने के लिए उनको वो यहाँ पे करेंगे। तो पूरे मुल्क के हालात वो ठीक नहीं है। और एक यानी बहुत ज़्यादा बात हम यहाँ मीडिया पे कर भी नहीं सकते, लेकिन प्रॉपर सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं पूरे मुल्क में, ठीक है। इतनी जब एनार्की हो कि पता ही ना हो किसी को कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। मुफ्ती शकूर साहब हमारे, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, वफाकी वजीर, इंतहाई सादा आदमी, इंतहाई अच्छे आदमी। उनसे मुलाकातें रहीं बहुत दफ़ा। अब मतलब यकीन ही नहीं आ रहा हो, अभी अभी मेरे ख्याल से कोई शायद पिछले हफ्ते उनसे कहीं गपशप लगी, डॉक्टर साहब क्या हाल, सादा से आदमी। मैंने कहा मौलाना साहब कैसे हैं, क्या हाल है मुफ्ती साहब, मजे से। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। तो इशू, और आज 27वीं की रात है, तो आज जो है वो अल्लाह ताला गुनाह माफ़ फरमाए हम सब के, जो हम में प्यारे नहीं हैं, अल्लाह ताला उन सब के दर्जात बुलंद फरमाए, और सब के लिए अमन अमान पूरी दुनिया के लिए अल्लाह ताला लेकर आए, हम सब के ऊपर अपना रहम करे परवरदिगार। प्रेशर क्या आ रहा है? प्रेशर ये आ रहा है कि ईरान के सदर, हमारा पड़ोसी ईरान, ईरान के सदर इब्राहिम रईसी ने सऊदी अरब के फरमारवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज को ईरान के दौरे की दावत दे दी है। अच्छा, ठीक। ये दावत उस वक्त दी जाती है जब इससे पहले कोई काम डिप्लोमेटिक लेवल पे हो चुका होता है, फिर बादशाह से कहा जाता है कि आप आए। तो अगर बादशाह नहीं आते तो वली अहद ईरान आएंगे, ठीक है। ये कितना कुछ हो रहा है। यानी अच्छा वो मुकम्मल हो गया, यमन के अंदर सीज फायर हो गया, कंप्लीट है, गोलियां नहीं चली आज भी, सारे प्रिजनर्स रिहा हो गए, बहुत खामोशी से हो रहा है काम। और ईरान ने दावत दी है सऊदी अरेबिया। अब ईरान सऊदी अरेबिया की जो ताल्लुक है ना, एक तो मसलक का है इशू, शिया मसलक सुन्नी मसलक, लेकिन ये इससे हटके भी और इश्यूज हैं। एक पॉलिटिकल इश्यूज है ना, एक पॉलिटिकल इशू है भाई। यहां पे देखें ना, यहां पर ईरान और सऊदी अरेबिया के ताल्लुकात बड़े जबरदस्त थे, बड़े जबरदस्त थे। यानी इनके ताल्लुक सऊदी अरेबिया तो 1932 में, लेकिन उससे पहले ही बना है, जब उससे पहले ही ताल्लुकात इनके ठीक हो गए थे ईरान के साथ, और बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। और उसके बाद ये हुआ कि ये दोनों जो हैं, ईरान भी और सऊदी अरेबिया भी, ये ठीक रहे। और फिर जब ताल्लुकात पहले ख़राब हुए 1948 में, और 1948 में उस वक्त ख़राब हुए जब इसराइल का वजूद अमल में आया। और इसराइल का जब वजूद अमल में आया तो सऊदी अरब ममालिक की जंग छिड़ गई। ठीक। सऊदी अरेबिया, उर्दन, मिस्र, शाम, लिबनान, ये सारे मुल्क। सही। और ईरान दुनिया का दूसरा मुस्लिम मुल्क था जिसने इसराइल को तस्लीम किया था। सही। अब ये बड़ी अजब सी बात लग रही है ना सुन के लोगों को। तुर्की पहला मुल्क था, ईरान दूसरा मुल्क था दुनिया में जिसने तस्लीम कर लिया था इसराइल को, क्योंकि पहलवी खानदान था ना उस वक्त। और ये अमेरिकन, यानी अभी वो कोल्ड वॉर ने प्रॉपर शक्ल नहीं ली, 48 है ना, तो अभी कोल्ड वॉर अभी खत्म हुई है, जंग अजीम, दूसरी जंग अजीम। तो अरब ममालिक और ईरान के दरमियान पहला इख्तिलाफ जो है वो उस वक्त पैदा हुआ जब ईरान ने इसराइल को तस्लीम कर लिया खामोशी के साथ, ठीक है। फौजी ताउन भी शुरू हो गया। इसराइल को भी अच्छा था कि अरब वर्ल्ड की पेरिफेरीज में, साइडों पे 2 मुल्क उसके साथ हैं, तुर्की और ईरान, ठीक। उसके बाद ये हुआ कि खैर सफारती ताल्लुकात खराब हुए, फिर ठीक हो गए, अच्छे रहे ताल्लुकात, फिर थोड़ा खराब हुए, फिर ठीक रहे। लेकिन सऊदी अरेबिया और ईरान के ताल्लुकात इसलिए अच्छे रहे कि दोनों अमेरिकन कैंप में थे। तो शाह ईरान, पहलवी खानदान, और सऊदी अरेबिया दोनों अमेरिकन कैंप में थे। सही। ठीक है, सोवियत कैंप में तो नहीं थे। और फिर यह हुआ कि पाकिस्तान भी उसी कैंप में था, अमेरिकन कैंप में था।
तो हम भी और ईरान भी और सऊदी अरब भी और तुर्की भी, हम सब एक थे। ठीक है, सारे अरब ममालिक भी एक थे, हम भी एक थे, सवाए शाम वगैरह के जो कि सोवियत कैंप का हिस्सा थे, या मिस्र, जमाल अब्दुल नासिर उधर शिफ्ट हो गए थे। तो सेंटो बन गया 55 में। ठीक है ना, सेंटो, बगदाद पैक्ट जिसको कहते हैं, बगदाद पैक्ट बना, जिसको अमेरिका ने कहा कि ये इस इलाके का मशरिक वस्ता का नेटो होगा। ठीक है ना, तो वो जो है वो उसको बना दिया उन्होंने कहा अल्लाह खैर सल्ला बगदाद पैक्ट। और वो जो है वो बगदाद पैक्ट, उसको ये मिडिल ईस्ट ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन थी ना, नेटो की तरह से मीटो नाम था इसका शुरू में, बाद में ये बगदाद पैक्ट बना। तो मीटो बन गया इसका। अच्छा, मीटो बना तो उसमें ये सारे मुल्क थे और पाकिस्तान भी था। ठीक, लेकिन सेंटो में तो पाकिस्तान भी था ना, मीटो सेंटो पाकिस्तान भी था, लेकिन फिर मजा नहीं आया। मजा नहीं आया क्योंकि वो नेटो की तरह की शक्ल नहीं बना। अगर सबसे कोई पैथेटिक वाहियात घटिया किस्म का इत्तेहाद बना है ना सर्द जंग में, तो ये सेंटो था। अच्छा, और अमेरिकन ने कहा नेटो की तरह का बनेगा ना, इधर ही बनाओ ना, सोवियत यूनियन इधर ना आए, अरब ममालिक की तरफ ना जाए, यूरोप। तो उन्होंने उधर की तरह का इधर सेंटो, नेटो सेंटो, पहले मीटो बनाया फिर सेंटो कर दिया। वो फजूल, ना उसकी कोई कमांड थी ना उसका कोई फौज थी ना, बस क्या किया, यूट्यूब के अड्डे ले लिए पाकिस्तान में वो जासूसी के, और ईरान में भी कैंप से बन गए उनके थोड़े से जासूसी के, ना कोई फौज ना कोई कुछ भी नहीं। तो वो एक अजीब, कहना चाहिए ना, फुसड्डी किस्म का एक इत्तेहाद था, और वो दम तोड़ गया। लेकिन उसमें फिर ये होगा, 2-3 मुल्क जो स्ट्रांग थे उन्होंने आपस में बात की, उन्होंने कहा भाई ये क्या है, हम सेंटो में तो हैं, ये तो बात नहीं बन रही। तो उन्होंने अपनी अलग से लाइन डाली। अमेरिका ने कहा चलो कर लो, तीनों हैं तो हमारे ही ना, वो पाकिस्तान और ईरान और तुर्की। सही। तो वो रीजनल कॉरपोरेशन, ठीक है, डेवलपमेंट करके, RCD, उस जमाने के E64 63 64 उस जमाने में देखें ना ये तो उस जमाने में अब ये जरा पाकिस्तान के देखें आप, जो और पाकिस्तान और ईरान और तुर्की के अगर हम देखें ना, जो स्टैंप्स आते थे ये तो उसके ऊपर स्टैंप्स, जी पोस्टल स्टैंप्स, तो डाक टिकट, तो इनके ऊपर आप देखें ये RCD यानी RCD में कौन कौन है, तुर्की। अच्छा, और तस्वीरें जो लगी होती थी इस पर तो बड़ा करके, बड़ी इंटरेस्टिंग है RCD। अच्छा, ये ईरान से, तो ईरान के अंदर भी ये आ रहा है, पाकिस्तान में भी ये आ रहा है, 3 मुल्कों के जनाब झंडे हैं। और ईरान का झंडा ऐसे होता था दरमियान में शेर बना, ये शाह ईरान का ईरान है, ठीक है ना, इनकलाब से पहले का। ठीक। और इसमें जनाब इसमें कायद आज़म की तस्वीर है और कमाल अतातुर्क की तस्वीर है साथ, और साथ शाह ईरान की तस्वीर है। ठीक है, शाह ईरान, कमाल अतातुर्क, जो टिकट्स हैं, जी जी, और कायद आज़म, ये टिकट्स। ठीक है, और ये हम 3, लेकिन ये नहीं चली, बात नहीं बनी, RCD सारा। अच्छा, अब खैर बहरहाल अब आप आ जाए कि फिर ताल्लुकात कैसे बनाने के बाद, नहीं RCD बनाने के बाद फिर वो नहीं, वो RCD बनी रही, सेंटो भी बना रहा, इसने दम तोड़ा। क्या किया सेंटो ने किसी को नहीं पता, 65 में क्या किया, तो 71 में क्या किया, तो जंगें छिड़ गई उनकी ईरान की, वो खत्म हो गया 79 में जाके जब इनकलाब आया, ये सारा खत्म, इसराइल के साथ ताल्लुकात खत्म, ये खत्म, वो खत्म, सारा खत्म। तो ईरान निकल गया उस पूरे के पूरे, शाह ईरान। अब अच्छा, अब क्या हो रहा है, जिस वक्त ईरान और सऊदी अरब करीब आ रहे हैं, एन उसी वक्त रजा शाह पहलवी के बेटे मोहम्मद रजा इस हफ्ते इसराइल का दौरा कर रहे हैं। इसराइल का? जी सही, वो इसराइल का दौरा कर रहे हैं, और ये उनका तवील अरसे के बाद, ये बॉब वुडवर्ड ने बहुत पहले, मेरा ख्याल 1985 की, अगर हम 1 मिनट दिखाएं उसके बाद ब्रेक पे ले लीजिएगा, 1986, आज मैं देख रहा था वॉशिंगटन पोस्ट में, ये 79 में इनकलाब आया ना, तो 80 में शाह ईरान, ये उस वक्त जो मोहम्मद रजा हैं उनके बेटे, ये चले गए थे, फिर 80 में इन्होंने अपने वालिद को ज्वाइन कर लिया था, इनके वालिद बीमार थे काहिरा में, तो उसके बाद जो है वो उसके बाद वो बाहर ही रहे, मतलब बाहर ही उन्होंने जिंदगी गुजारी। फरदीबा के, मलका फरदीबा के बेटे साहबजादे, इन्होंने वहीं पर ऐलान कर दिया कि मैं बादशाह हूं। इन्होंने हलफ भी उठा लिया था बादशाह, ईरान के बादशाह का, यानी किंग इन एग्जाइल 1980 में। ठीक। और जो बाहर डायस्पोरा है ईरान की, लेकिन अभी कुछ अरसे से फॉलो के इस हफ्ते इसराइल आ रहे हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, ब्रेक एक ले लेते हैं, वापस आके बात करते हैं इस पर। अब आ जाए पाकिस्तान पे वापस आते हैं ना, घूमते घामते, तो इसके साथ सिर्फ ठीक है नाज़रीन, यहाँ पर ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक नाजरीन। जी डॉक्टर साहब, बात कर रहे थे आप बहरानों पर और आपने कहा कि जो बहरान इस वक्त जन्म ले रहे हैं इसके बाद मामला जो है वो बेहतरी की तरफ जाएंगे। इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ जाएंगे और हम भी थोड़ा सा एजुकेट हो रहे हैं ना। इसमें आम शहरी जो है पाकिस्तान का, उसको भी तो पता चल रहा है कि ये आपके आइन में, कानून में, अदारों के दरमियान किसका क्या इख्तियार, और ये हो रहा है 75 साल के बाद और आइन बनने के 50 साल के बाद के, मतलब आइन का कुछ नहीं पता, कैसे होगा इलेक्शन, कैसे होगा तस्वुर करें जिसमें यही नहीं पता होगा इलेक्शन कैसे होगा, पार्लियामेंट कब तक होगी, कैसे होगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास हर वक्त इलेक्शन कराने के पैसे होने चाहिए। ये भी मुझे पहली दफा पता चला, क्योंकि असेंबली किसी वक्त भी टूट सकती है ना, 5 साल पूरी ना हुई, फर्ज करें ये मार्च में इलेक्शन की तरफ चले जाते जब, तो उस वक्त इलेक्शन कमीशन के पास हर वक्त इंतखाबात करवाने के पैसे होने चाहिए, होते हैं मेरा ख्याल है। एक एक देखें, क्योंकि ये इलेक्शन तो हुकूमत किसी वक्त नंबर ऊपर नीचे हुआ, हुकूमत टूटी, इलेक्शन करवाना है आपने। ऐसा बहुत दफा हुआ है पहले, ये 90 की दहाई में भी हुआ है, पहले भी हुआ है। तो मैं तो बड़ा हैरान हूं कि इलेक्शन कमीशन के पास इलेक्शन कराने के पैसे ही नहीं है। तो ये तो अजीब हो रही बात है। ये तो ऐसे ही है कि आग लग गई, फायर ब्रिगेड वाले कह रहे हैं हमारे पास तो पानी नहीं है। ऐसा होता है? वैसे पानी नहीं है हमारे पास या पाइप नहीं है हमारे पास, तो मतलब ये तो बहुत अजीब सी बात है। तो मतलब पैसे तो हर वक्त होने चाहिए कि किसी भी वक्त अगर जमहूरियत है और जमहूरियत में आपको इलेक्शन करवाने पड़ जाएं, लेकिन ये आप, मैंने कहा ना, हम एजुकेट हो रहे हैं इससे हमें अपने सिस्टम की खामियों का पता चल रहा है और एक डिबेट हो रही है इस वक्त कि किसका कितना इख्तियार है। ठीक है, और अब उसमें देखते हैं कि पार्लियामेंट ये वाला जो बिल, इसको कल तक हो जाएगा डिसीजन, लेकिन डिसीजन जो होगा वो हमारे फिर अगले कई सालों तक, और इसको बैठ के करना है ना अपने आपस, हमारी तो अदालतें, हमारी पार्लियामेंट, सब आपस के लोग हैं ना, खान साहब, मतलब आपस में ही है, ये कोई बाहर से थोड़ी कोई हमलावर हो गई फौज, आपस में बैठने बात करनी है, एक दूसरे से राब्ते करने हैं और आगे लेके चलना है। लेकिन बदकिस्मती है, और इसमें मैंने आपसे बात की कि देखें ये सऊदी अरेबिया और ईरान के दरमियान था, फिर इनकलाब आ गया। मैं उस बात को कंप्लीट कर लूँ, इनकलाब ईरान आ गया तो फिर वो बिल्कुल ही जाहिर है, कैंप्स भी अलग हो गए, इसराइल के साथ ताल्लुकात ख़त्म हो गए ईरान के, और ऐसे पलटा खाया हालात ने कि वो जो यानी आपको अरब ममालिक जो बने ही अरब लीग इसलिए थी कि जी इसराइल के खिलाफ, वो फिर आपको इसराइल के साथ अब्राहम अकॉर्ड्स करती नजर आती है और ईरान आपको अलग नजर आता है। अब लेकिन अजब मामला हुआ, ईरान और सऊदी अरब की टॉक्स के दरमियान एक तो यमन, दूसरा जो वाकया है वो ये है कि वहां से तशरीफ का टोकरा लेकर आ रहे हैं मौसूफ रजा शाह, जो एक्साइल में इसराइल आ रहे हैं, और इस हफ्ते वो इसराइल का दौरा करेंगे। अब उनका जो ख्याल है वो ये डेमोक्रेटिक, ये 2018 में भी उनका बयान आ चुका है ना कि लेट शाह सन, ब्लूमबर्ग जो 16वीं स्लाइड है, लेट शाह सन वांट अ डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशन इन ईरान, वो मतलब उनको कहीं से वो आए सामने। अच्छा, लेकिन सऊदी अरब ने एक और कमाल हुआ है, सऊदी अरब का एक और कमाल, मैं सऊदी अरेबिया की डिप्लोमेसी को और ये यूएई और टर्की और जितने, और ईरान और जितने हमारे ममालिक हैं, इवन यूरोप, सारे मुल्क, मतलब इस वक्त, और खास तौर पे जो सऊदी अरेबिया और यूएई और ईरान, सऊदी अरेबिया ने तो कमाल किया है। ठीक, कमाल एक तो यमन के अंदर हुआ है, दूसरा कमाल यह हुआ है कि खामोशी से एक और वफ्द आज सऊदी अरब पहुंच गया है, और वो वफ्द है हमास। अच्छा, इस वक्त इस्माइल हानिया भी और खालिद मिशाल भी जद्दा में है। ठीक है, और हमास यानी वो हम 2000, अच्छा हमास सुन्नी है, मतलब सुन्नी मसलक, और जो हिजबुल्लाह है वो उसमें मेजॉरिटी अहले तशीक है, लेकिन जब भी बात हुई सैयद हसन नसरुल्लाह से, उन्होंने कहा कि हमारे पास सुन्नी भी हैं। जब खालिद मिशाल को मैंने इंटरव्यू किया या उनसे मुलाकातें हुई, उन्होंने कहा हमारे पास अहले तशीक भी हैं, लेकिन बहरहाल मजमूई तौर पर पैलेस्टाइन अगर जाएं तो आपको अक्सरियत, वैसे फ़लस्तीनियों की अक्सरियत आपको सुन्नी मसलक से मिलती है। ठीक है, एनीवे, तो बहरहाल उससे मैं से भी कह रहा हूं कि हमास सऊदी अरेबिया में है। सऊदी अरेबिया हमास के ताल्लुकात जो हैं वो अच्छे नहीं रहे नजरियाती तौर पे, क्योंकि अखवान मुस्लिमून के साथ हो रही। हाँ। फिर ये है कि 2007 के बाद तो बिल्कुल ही खराब हो गए, जब 6 के बाद जब ये जंग छिड़ी और वो हमास से गजा में उन्होंने पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को मानने से इनकार कर दिया, पैलेस्टीनियन अथॉरिटी आ गई ये वेस्ट बैंक में, और ये दो बिल्कुल आमने सामने खड़े हो गए आगे। अब हमास के डेलीगेशन जनाब पहुंच गए सऊदी अरेबिया। ठीक है, लेकिन उसके साथ ही फलस्तीनी अथॉरिटी के सदर भी आ रहे हैं सऊदी अरेबिया, जद्दा, और इस हफ्ते हमास
और पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के दरमियान मुआहदा होने जा रहा है। और मोहम्मद बिन सुलेमान जो हैं, शहजादा मोहम्मद बिन सुलेमान और जो वली अहद और जो वजीर आजम, वो ये कह रहे हैं कि अब मैंने हमास और इनके दरमियान सुलह करवानी है। अच्छा, अब यहां पे जनाब, अब मुझे बताएं कि वो ये दुनिया कहां, ये टाइम्स ऑफ इसराइल वो कह रहे हैं सऊदीज आर सेट टू, ये नवी स्लाइड, सऊदीज आर सेट टू होस्ट टॉप हमास डेलीगेशन, फर्दर डिमिंग इजरायली होप्स और टाइम्स। चलिए जी। अच्छा, अब जाहिर है मतलब जद्दा में अब आप तसव्वुर करें ना, इसी हफ्ते ये खुशखबरी भी आएगी कि तमाम फलस्तीनी, और उसमें सऊदी अरब असर्ट करेगा कुछ चीज़ों को। सऊदी अरब की बात सब सुनेंगे। सऊदी अरेबिया का ये फार्मूला है, टू स्टेट सोल्यूशन, बड़ा क्लियर, शाह अब्दुल्ला का फार्मूला, जिसपे पूरी पाकिस्तान समेत तमाम दुनिया इसके ऊपर टू स्टेट सोल्यूशन। जो कश्मीर, ये तो कश्मीर में मैं सर पकड़ के बैठा हूं। ये जो सत्यपाल मलिक का इंटरव्यू छपा है कश्मीर से मतलब जो दिया है उन्होंने, और जो प्रिंट में जो करण थापुर का इंटरव्यू है, मतलब ये अगर पाकिस्तान मतलब वहां पर इंडिया में वो उनके जनरल रॉय जो हैं, उन्होंने बयान दिया है जनाब टेलीग्राफ में, वो भी वायर में आज आया हुआ है। फिर उसके बाद उनके बॉर्डर फोर्सेस के ब्रिगेडियर हैं, उनका भी एक आर्टिकल आया हुआ है। इसके ऊपर एक शोर मचा हुआ है, पुलवामा में क्या हुआ था उसकी तहकीकात की जाएं। अगर आप वो आर्टिकल्स देखें, उनके फॉर्मर आर्मी चीफ हैं, अच्छा आर्मी चीफ भी हैं और चेयरमैन ज्वाइंट भी हैं, और ये हमारे एक प्रोग्राम में आए थे। अरे इधर बड़ा करके दिखाएं, ये बैठे हुए हैं, ये जनरल रॉय हैं, फॉर्मर ज्वाइंट और आर्मी चीफ। ये मैं बैठा हुआ हूँ, ये बैठे हुए हैं एमजे अकबर, ये दरमियान में वो फारूक अब्दुल्ला बैठे हैं। अच्छा जी, वो फारूक अब्दुल्ला बैठे हैं, और ये जनरल रॉय जो ब्लैक सूट में, और ये मैं बैठा हूँ। हाँ। ठीक है, तो देखें हम तो, हाँ ये पैनल किया था, और पैनल इसके फारूक अब्दुल्ला, एमजे अकबर और जनरल रॉय। जनरल रॉय जो हैं ये चेयरमैन ज्वाइंट में रहे इंडिया के। अब ये मेरे लिए बड़ा ऑनर है कि ये हमारे प्रोग्राम में आए थे, और ये बरखा दत्त साथ, ये मेरे साथ को होस्ट जो हैं वो बरखा दत्त हैं, और ये प्रोग्राम लाइव गया था एनडीटीवी पे भी। ठीक। अच्छा, अभी जनरल रॉय जो है ये चेयरमैन ज्वाइंट में रहे और आर्मी चीफ भी रहे। इन्होंने कहा है कि पुलवामा के ऊपर इनसे बड़ी और बड़े, यानी ये 65 की जंग में, 71 की जंग में बड़े नेशनलिस्ट, बड़े यानी जो इंडिया प्रॉपर इंडिया, इन्होंने खुली टुली इसमें जो है ना लाइव डिस्कशन हुई। यहां से शेख रशीद थे, मुशाहिद हुसैन सैयद थे यहां से, और जनरल असलम बेग थे यहां से भी आर्मी चीफ तरह करके। इंडिया से शमाना आजमी और नसीरुद्दीन, वहां से पैनल था। तो बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा एक डिस्कशन हुआ था, चंद साल कुछ अर्सा गुजर गया, तो इनसे बड़ी लंबी बातचीत हुई। तो ये जो है बड़े बड़े यानी प्रॉपर इंडियन आर्मी ज्वाइंट, वो कह रहे हैं कि ये पुलवामा के अंदर गड़बड़ है, इसकी तहकीकात करवाई जाए। और उन्होंने बयान क्या दिया, ये वो कह रहे हैं अजीत डोल रिजाइन गए एनएसए। मतलब ये जो है उनका स्टेटमेंट जो है, ये जो 15वीं स्लाइड है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड एनएसए ये दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी दें और इस्तीफा दें। मतलब ये बात, अच्छा इसको बात ये है कि ये इसको कहां तक छुपाया जाएगा, क्या क्या है पुलवामा। इसी तरह से वो जो वहां पे मार दिया, वो जो अतीक अहमद और वो जो 2 बंदे थे, वो कैसे भाई, वो गैंगस्टर थे, उनके पार्लियामेंट में रहे हैं, मुसलमान है, एक इशू चल रहा है, वो जर्नलिस्ट कैसे पहुंच गए, उनको मुखबरी किसने की, पुलिस ने फायरिंग क्यों नहीं की, बुलेट प्रूफ क्यों, उनको कैसे पता चला। ठीक है, अगर इतने दिन से वो देख रहे थे, पुलिस जाहिर ऑब्जर्व करी थी, तो कैसे वो वहां पे इंटेलिजेंस फेलियर था, क्या था। पुलिस ने बयान के दिए कि उनको इसलिए कत्ल किया गया कि वो जो कातिल थे वो चाहते थे मशहूर हो जाए, दुनिया भर में हमारा नाम हो जाए, कत्ल कर दिया। ठीक है, और कैमरे के सामने, दुनिया के सामने। इशू ये सारा कि ये इतने बड़े इश्यूज हैं, ये उनका इंटरनल मामला भी है, लेकिन ये दुनिया को भी मैसेज, अजीब मैसेज गया है ना कि आपने कस्टडी में, मतलब एक लीगलाइज कर दिया आपने कस्टडी में गोली मारना। ये वो इशू है कि जो इश्यूज, और फिर ये पुलवामा वाला जो इशू है जिसके ऊपर उनके फॉर्मर आर्मी चीफ बोले, और ये जब आए उसमें तो इन्होंने खूब खोल के बात की। मतलब ये इंडिया के किसी नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ नहीं, इन्होंने खूब इंडिया का की। और इधर से हमारे असलम बेग साहब ने जवाब दिया, 2 आर्मी चीफ बैठे हुए थे। फिर मैं रात को दोनों, मैं और ये दोनों जो हम खाने पे भी गए, बड़ा मजा आया कि आप पाकिस्तान आर्मी चीफ और इंडियन आर्मी चीफ बैठे हैं और डिस्कस कर रहे हैं, और आप बैठे हैं बीच में, ऑफ द रिकॉर्ड बातें हो रही हैं, ये वो सारा कारगिल में क्या हुआ, ये क्या हुआ, सारा ऑफ द रिकॉर्ड, नॉट टू बी डिस्कस, लेकिन वेरी इंटरेस्टिंग टॉक जो ऑफ द रिकॉर्ड रखी जाए। हाँ, बड़ी कमाल की बात है। मैं भी बीच में पूछता रहा ना, ये अच्छा चल करके। तो वो जो है ना 12, तो ये अब ये है कि उन्होंने कहा कि पुलवामा की तहकीकात की जाए,
और साथ ही जो है वो उधर हंगरी और पोलैंड में हंगामे शुरू हो गए। हंगरी और पोलैंड यानी वो मुल्क जो मुकम्मल तौर पे ईस्टर्न यूरोप अमेरिका के लाइन है, वो कह रहे हैं यूक्रेन को से हमने गंदुम नहीं लेनी। हाँ। क्योंकि यूक्रेन से गंदुम लेंगे तो हमारे जो मकामी जो हमारे काश्तकार हैं उनका मसला खड़ा हो जाएगा उनके लिए। ठीक है। तो वहां पर अगर हम एक इसमें से, मुझे पता है प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, लेकिन अगर हम दिखा सकें तो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि यहां पर इन दोनों मुल्कों में बड़े मुजाहरे हो रहे हैं। पोलैंड ये वो मुल्क हैं और ईयू कह रही है दोनों मुल्कों को यूक्रेन से अलग मत हो। यही तो वो मुल्क हैं जो के साथ लगे हुए हैं यूक्रेन के। पोलैंड के ही थ्रू तो सारा असला, यही तो ईस्टर्न यूरोप है, यही तो वो न्यू यूरोप है, यही तो। अब ये और हंगरी ने तो पहले रोका हुआ था फिनलैंड को, फिर उसके बाद वो तो यहां मुजाहरे हो रहे हैं कि भाई यूक्रेन से हमने वॉर फटीग शुरू हो गई है यूरोप में, बहुत हो गया, इस जंग को खत्म करें। ये अगर मुआहदा हो जाता है ना इस हफ्ते, तो यानी ये इसके ऊपर जवाब आता है सऊदी अरेबिया की तरफ से कौन जा रहा है ईरान का दौरा, डेट्स, और हमास और जो फलस्तीनी अथॉरिटी के दरमियान सूडान की जंग बहुत बढ़ गई है, लेकिन उसको भी हम देखते हैं। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। खैरियत का दिन लाए आज की रात और कल का दिन इंशाल्लाह आमीन। नाज़रीन, कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नायला अली को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अपना दोस्तों रिश्तेदारों को लूंगा, सबका ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।